तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शीमो ने हानशी की पहचान के बारे में पता कर लिया। दरअसल ये बंदी ब्लैक डीमन सेक्ट के एल्डर जिन शाओची थी। पहले तो शीमो को लगा था कि ये बंदी टियानयान टेम्पल की फेरी की दुश्मन होगी जिसे शीमो पसंद करता है, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। दरअसल ये बंदी शियो की दुश्मन नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त थी। अब उसने राइचस सेक्ट को छोड़कर एक डीमन सेक्ट को ज्वाइन क्यों किया, ये तो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज के दिन सभी नए डिसाइपल्स के टैलेंट को चेक किया जाएगा। शीमो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने सुना था ये परीक्षा काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर तुम स्पिरिट रूट की इस परीक्षा को पास कर लो तो तुम सीधे सॉर्सरर के डिसाइपल बन सकते हो। फिर तो तुम्हें काफी अच्छे कल्टीवेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। पावरफुल बनने का तो इससे सिंपल रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। मगर पता नहीं इस परीक्षा में मेरा क्या हशर होगा। और उतने में एल्डर जिन शाओची की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसके चमचे सभी डिसाइपल्स को साइड में हटाते हुए उसके लिए रास्ता बना रहे थे। और उतने में जिन शाओची ने वहाँ से गुजरते हुए शीमो को देखकर आंख मारी। कुछ बंदों ने तो तुरंत ही इसे पहचान लिया। वो कहते हैं कि अरे इसके लुक तो पूरी तरह से उस नए डिसाइपल हानशी जैसे हैं। कहीं ये दोनों बंदियां एक तो नहीं है। उतने में एक दूसरा बंदा उसे बताने लगा कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसे रूमर सुने थे कि मास्टर जिन शाओची ने जानबूझकर हानशी का फॉर्म लिया ताकि वो नए डिसाइपल्स पर नजर रख सके। उन्हें इन्वेस्टिगेट करना था कि ज़ानू सेक्ट के नए डिसाइपल कोई धोखेबाज तो नहीं। आफ्टर ऑल उन सभी डिसाइपल्स को जबरदस्ती यहाँ लाया गया था, तो चांसेस थे कि उनमें से कोई बंदा हमारे सेक्ट के लिए खतरा बन जाए। तो उसका साथी कहने लगा कि चाहे ये हानशी हो या एल्डर जीन हो, लेकिन ये बंदी है तो काफी ज्यादा अमेजिंग। अगर ये मेरे से पट जाए तो मजा आ जाएगा। जिस पर उसका दोस्त कहने लगा कि भाई जल्दी से तौबा कर ले, तुझे पता ही नहीं कि ये एल्डर जीन कितनी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता कि ये बंदी तो यहाँ के सेक्ट लीडर से भी ज्यादा गुस्से वाली है। एक बार के लिए तो सेक्ट लीडर भी तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन इस बंदी के पास कोई रहम नहीं। और उतने में ही जिन शाओची ने शीमो को इशारा करते हुए अपनी तरफ बुला लिया, तो शीमो भी उसके सामने जाकर अपना सिर झुका देता है। यहाँ पर जिन शाओची अपने फ्लर्टी अंदाज में उससे कहने लगी कि कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे एक बात की थी, तुम जमीन पर रहकर भी चांद को छू सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें अपने चांद को बदलना पड़ेगा। उस दिन तो तुमने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि जल्दी तुम अपना इरादा बदल दोगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना, मेरा ऑफर अभी भी वैसा ही है। दरअसल जिन शाओची चाहती थी कि शीमो फेरी शियो का पीछा छोड़कर उसके प्यार में पागल हो जाए। इनफैक्ट उसने तो शीमो के सामने खुला ऑफर रखा कि वो कभी भी आकर जिन शाओची को अपनी बना सकता है। वेल यहाँ पर जिन शाओची की हरकतें देखकर बाकी की डिसाइपल्स को शर्म आने लगी। वहीं पर शीमो भी फटाफट से उससे दूर हटते हुए कहने लगा कि शायद एल्डर जिन मेरे साथ मजाक कर रही है। जो सुनकर जिन शाओची कहने लगी कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा किसमें फायदा होगा। और अब शीमो कुछ कल्टीवेटर्स के साथ ट्रायल हॉल में पहुंच गया। वहां आते साथ ही इन लोगों ने देखा कि एक बंदे को पतंग जैसे उड़ाया गया। साथ ही यहाँ पर हम ब्लैक डीमन सेक्ट के एल्डर सन को देख पाते हैं, जो कि स्पिरिट रूट परीक्षा के एग्जामिनर थे। उस बंदे पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगे कि तुम्हारे पास जरा सा भी टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया। इस स्पिरिट रूट की परीक्षा तो उसी बंदे ने देनी चाहिए जिसे खुद पर यकीन हो। इसलिए अब मैं सभी बच्चों को वार्निंग दे रहा हूँ कि जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होता तब तक डायस पर मत आना। जिसके पास क्वालिफिकेशन है मैं उसे नहीं रोकने वाला, लेकिन कोई बेवजह डायस पर आया तो मैं उसे सीधा यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। इधर एक डिसाइपल धीरे से अपने साथियों को बताने लगी कि ये परीक्षा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए हमें 3000 स्पिरिचुअल टेल्स देनी पड़ेंगी, और साथ ही इस परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें सेंसिटिविटी की तीसरी या फिर उसकी ऊपर वाली लेवल को अचीव करना होगा। आधा दिन गुजर गया, लेकिन शाओमिंग के अलावा कोई और इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। जिस पर उसका साथी कहता है कि तुम बिल्कुल भी उस डायस पर मत जाना, वरना बेवजह जलील होना पड़ेगा। वेल यहाँ पर शीमो ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो एल्डर सन से कहने लगा कि मैं इस परीक्षा का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर सन कहने लगे कि बच्चे तुमने देखा ना मैंने उस बंदे का क्या हशर किया, मेरे हाथों मार खा के वो बुरी तरह से घायल हुआ है, लेकिन फिर भी तुम डायस पर आने की बातें कर रहे, क्या तुम्हें मेरी मार से डर नहीं लग रहा? जिस पर शीमो कहने लगा कि अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी रेडी रहूंगा। प्लीज मुझे इस परीक्षा को अटेम्प्ट करने की इजाजत दीजिए। जो सुनते साथ ही एल्डर सन ने उसे परमिशन दे दी, तो शीमो ने फटाफट से 3000 स्पिरिचुअल टेल्स देकर वो डायस पर रवाना हो गया। तभी जुनलिंग पवेलियन का एक बंदा अपने सीनियर से कहने लगा कि अरे ये तो वही लड़का है जिसने हमारे जुनलिंग पवेलियन को ज्वाइन करने से मना किया था। चलो आज पता
पता चल ही जाएगा कि इसमें कितना दम है। मेरे ख्याल से इसे आइडिया नहीं होगी कि सॉर्सरर का डिसाइपल होना कितना मुश्किल काम है। और उतने में एक दूसरा बंदा कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये पहले लेवल को भी पार नहीं कर पाएगा। तब तक एल्डर सन ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शिमू की स्पिरिचुअल रूट्स को एक्टिवेट कर लिया। शिमू ने देखा कि वो डाइस काफी तेजी के साथ ग्लो हो रही। वहाँ पर अलग अलग स्पिरिट रूट्स की डायग्राम थी जो कि शिमू की स्पिरिचुअल रूट को चेक करके उसकी लेवल बता सकती है। और उतने में उस डाइस ने शो किया कि शिमू के पास वाटर एट्रीब्यूट की सेंसिटिविटी है, जिसके बाद यांग फायर का एट्रीब्यूट भी ग्लो होने लगा। यानी कि शिमू के पास फायर एंड वाटर ये दो एट्रीब्यूट्स थे। हालांकि इस परीक्षा को पास करने के लिए तीनों एट्रीब्यूट्स का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर शिमू ने तो एक नहीं दो नहीं बल्कि पांचों एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लिया। ये सब देखकर सभी डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिमू के पास ही कौन सा टैलेंट है। इनफैक्ट एल्डर सन भी इसे देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गए। और अभी परीक्षा खत्म हो गई। शिमू से एल्डर से पूछ रहा था कि क्या मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया है, जिस पर एल्डर सन बताने लगे कि अगर तुम 3 एट्रीब्यूट्स को ग्लो कर पाए तो समझ लो तुम परीक्षा पास हो गए। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है और फिर वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। अब एल्डर सन तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे, तो हुआनी शिमू से कहने लगा कि भले ही तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेस सेंसिटिविटी है जिसे काफी ज्यादा रेयर माना जाता। इनफैक्ट हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट के पूरे इतिहास में भी आज तक किसी ने स्पेस सेंसिटिविटी को अवेकन नहीं किया था। इसका मतलब तो तुम समझ सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं जिसका तुम्हें फायदा मिल सके। और बिना कल्टीवेशन टेक्निक के तो कोई भी हायर लेवल को अचीव नहीं कर सकता। अगर सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। साथ ही एल्डर सन भी शिमू से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास दूसरे एलिमेंट की पावर होती तो तुम्हारी प्रोग्रेस को कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाता। इनफैक्ट तुम तो फिर स्टार रैंकिंग वाले कल्टीवेटर भी बन सकते थे। हमारा सेक्ट भी तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में अपना पूरा जोर लगाता। हम तो तुम्हें कभी भी किसी रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं पड़ने देते। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पास स्पेस सेंसिटिविटी होने की वजह से हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वेल, ये सब सुनकर शिमू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि किस्मत ने उसे एक ऐसी ब्लड लाइन दी जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और अब तो उसके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जिनके लिए कोई टेक्निक ही इस दुनिया में मौजूद नहीं। ऊपर से पेट्रिफिकेशन डिजीज के होने की वजह से वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वेल, यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते जो कि ये सारी बातें सुनकर तुरंत ही वहाँ से चला गया। साथ ही शिमू भी मायूस होकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन एल्डर सन ने उसे रुकने के लिए बोला। वो कह रहे थे कि तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा अनयूजुअल है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। और इतना कहते साथ ही उन्होंने सभी डिसाइपल्स को बता दिया कि आगे के एग्जाम थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। वेल, थोड़ी देर पहला जो बंदा हॉल से गया था उसने जिन शाओची को ये जाकर बता दिया कि शिमू के पास स्पेस सेंसिटिविटी रूट्स हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि शिमू के पास ऐसा गजब का पोटेंशियल होगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर सन को देख पाते जो कि शिमू को लेकर एक चेम्बर में पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां मौजूद इंसेंस स्टिक को जलाते साथ ही ब्लैक डीमन सेक्ट के वाइस एल्डर उनके सामने अपीयर हो गए। उन्होंने तो वहां आते साथ ही शिमू पर अपना गजब का हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो शिमू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर नहीं आता। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा टफ थी कि वो इस प्रेशर को हैंडल कर सके। दरअसल ये है वाइस लीडर जिन, और इन्होंने शिमू में काफी ज्यादा दिलचस्पी ली थी। वो एल्डर सन से कहने लगे कि ये नया डिसाइपल तो काफी ज्यादा हिम्मत वाला है। इसने तो अपने विल पावर के दम पर ही मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को काफी अच्छे से हैंडल कर लिया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो कब का ही घायल होकर नीचे पटक जाता, लेकिन इस बंदे ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिस पर एल्डर सन बताने लगे कि ये बंदा काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। आज तक हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट में ऐसा टैलेंट नहीं देखा गया। और तब तक मास्टर जी ने अपने स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर को हटा दिया। ओके शिमू, तुम्हें तो पता ही होगा कि स्पेस सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने 2 रास्ते रखने वाला हूँ, तो तुम्हें उनमें से किसी एक को चूज करना होगा। तुम्हारे पास पहला रास्ता ये है कि तुम यहाँ के ऑर्डिनरी सॉर्सरर डिसाइपल बनोगे, यानी कि तुम किसी भी स्पेशल रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर सकते, और इसका सीधा असर पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन पर, जो कि काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। सो ये तो था
था तुम्हारा पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तुम्हें एक ओथ आर्टिफैक्ट पर कसम लेनी होगी कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम ब्लैक डीमन सेक्ट को छोड़कर नहीं जाओगे, और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनते साथ ही शिमू के तो होश ही उड़ गए। मास्टर जी उसे बता रहे थे कि मैं पर्सनली तुम्हें इस कल्टीवेशन की जर्नी में गाइड करूंगा। उतने में ही एल्डर सन शिमू को बताने लगे कि मास्टर जी हमारे सेक्ट के वाइस मास्टर हैं। उनका स्टेटस तो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और आज तो खुद होकर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। लोग तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते और आज ये सुनहरा मौका खुद होकर तुम्हारे सामने आया है। तभी शिमू मास्टर जी से कहने लगा कि सीनियर, क्या मैं आपके सामने एक सवाल रख सकता हूँ? जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें मुझसे जो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हो। तो शिमू कहता है कि अगर आपका पर्सनल डिसाइपल मौत की कगार पर हो तो क्या आप उसे बचाओगे? मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप उसे बचाने के लिए कितनी कोशिश करोगे। जिस पर मास्टर जी कहने लगे कि ऑफ कोर्स मैं अपने पर्सनल डिसाइपल को मरने नहीं दे सकता। उसे बचाने के लिए तो मैं अपना पूरा सेक्ट दांव पर लगा दूंगा, चाहे दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारा ब्लैक डीमन सेक्ट उसका मुकाबला करेगा। अगर मेरा डिसाइपल किसी और रीजन की वजह से बुरी तरह से घायल भी हो जाए तो भी मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे सेक्ट के पास कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं उसे मौत के दरवाजे से छीनकर वापस लाऊंगा। वेल, ये सुनते साथ ही शिमू दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद मास्टर जी मेरी ब्लड लाइन पर लगे हुए स्टोन मंकी के सील को हटा सकते हैं। इनका पर्सनल डिसाइपल बनने के बाद तो मुझे कभी भी मौत के खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। मगर उसी वक्त शिमू को अपने फैमिली की याद आती है जिन्हें कोल्ड एबिस ने बड़े ही ब्रूटली मार दिया था। तो उनका बदला लेने के लिए शिमू का आजाद होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। साथ ही उसे टियानिन टेम्पल की फेरी शिव से भी मिलना था और ये सब वो यहाँ का डिसाइपल बनकर तो कर नहीं सकता। वो खुद से ही कहने लगा कि भले ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा लेकिन मैं कभी आजादी को पा नहीं सकता। तो फिर ऐसे पावरफुल बनने से तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए उसने बिना डरे मास्टर जी के सामने बता दिया कि वो पहले ऑप्शन को चुनना चाहता है। वेल, ये सुनकर मास्टर जी और एल्डर सन तो काफी ज्यादा हैरान थे। शिमू ने एक सुनहरे मौके को गवा दिया था। फिर भी मास्टर जी उसे दोबारा से पूछने लगे कि बच्चे, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम मेरे डिसाइपल नहीं बनना चाहते? जिस पर शिमू कहता है कि मैंने सोच समझ कर ही जवाब दिया है। जो सुनते साथ ही मास्टर जी वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही एल्डर सन कहने लगे कि तुमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब हम ओरिजिनल मास्टर जी को देख पाते हैं, जो कहने लगे कि बड़े ही अफसोस की बात है कि उस बच्चे ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल वो जिन शाओची से बात कर रहे थे, उसी ने मास्टर जी को बताया था कि शिमू स्पेस सेंसिटिविटी की 5वीं लेवल पर है। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर जिन शाओची मास्टर जी से कहने लगी कि अगर इस बंदे ने आपको अपना मास्टर बना लिया तो ये जरूर से स्टार रैंकिंग पर पहुँच जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसके पावरफुल बनने से हमारे सेक्ट का भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मगर ये बंदा हमारे सेक्ट में बड़ा नहीं हुआ, इसे तो जबरदस्ती यहाँ का डिसाइपल बनाया गया। तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ये आगे चलकर हमारे साथ ईमानदार रहेगा। हो सकता है कि मौका मिलते साथ ही हमें धोखा दे दे। इसीलिए आपको आगे का सारा प्लान काफी केयरफुल रहकर बनाना पड़ेगा। आप इसे आजादी नहीं दे सकते। कुछ ऐसा कीजिए कि ये आपकी बात भी मान जाए और इसे यहाँ से जाना भी न पड़े। और शायद इसी वजह से मास्टर जी ने शिमू को एक ओथ साइन करने के लिए बता दिया था। हालांकि शिमू के लिए तो उसकी आजादी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो उसने मास्टर जी के ऑफर को ठुकरा दिया। मगर फिर भी शिमू एक ऑर्डिनरी वॉरलॉक डिसाइपल बन चुका था, यानी कि उसका स्टेटस अब पहले से बेहतर हो गया। एल्डर सन उसे बताने लगे कि इस चेम्बर में हमारे सेक्ट की सबसे स्पेशल टेक्निक मौजूद है, मगर अफसोस स्पेस सेंसिटिविटी का हमारे पास ज्यादा कोई नॉलेज नहीं। इन हजारों लाखों कल्टीवेशन मेथड के दरमियान बस एक ही ऐसी टेक्निक है जो शायद तुम्हारे काम आ जाए। वेल, इस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि तुम इसे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। वेल, ज्यादातर इसका यूज टैलिस्मान मास्टर, फॉर्मेशन मास्टर और सोल मास्टर करते आए हैं। और फिलहाल तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर बस यही टेक्निक तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगी। और फिर उन्होंने वो कल्टीवेशन मेथड
शिमो के हवाले कर दी। अब तुम यहाँ से सीधा टेक्निक पवेलियन में जाकर अपने बाकी की रिसोर्सेस को हासिल करो। तो शिमो फटाफट से उस पवेलियन में पहुंच गया। शिमो दिल ही दिल में कहने लगा कि यहाँ का सॉर्सरर डिसाइपल बनना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज के आज ही मुझे 12 फ्लेम टोकन फ्री में मिल चुके हैं। इधर मास्टर जिन का परिंदा उन्हें चिल्लाते हुए बताने लगा कि वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। तो मास्टर जिन भी शिमो से पूछने लगे कि बच्चे तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास कोई टोकन बाकी रहेगा जो तुम यहाँ से टेक्निक को परचेस कर पाओ। तो शिमो उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि सीनियर मैं यहाँ का सॉर्सरर डिसाइपल बन चुका हूँ। तो एल्डर सन ने मुझे 12 फ्लेम टोकन्स देकर यहाँ भेज दिया ताकि मैं अपने रिसोर्सेस को परचेस कर पाऊँ। जो सुनते साथ ही मास्टर जिन तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगे कि बच्चे अब तो सॉर्सरर डिसाइपल बनने के बाद तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास कौन से स्पिरिचुअल रूट है? और फिर जैसे ही शिमो ने उनके सामने स्पेस एट्रीब्यूट का नाम लिया उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। और फिर वो शिमो से कहने लगे कि शायद स्पेस एट्रीब्यूट होने की वजह से तुम फॉर्मेशन आर्ट को पढ़ना चाहते हो। तो शिमो उनसे कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, स्पेस एट्रीब्यूट वालों के लिए ज्यादा टेक्निक मौजूद नहीं, इसलिए मैं बस एक ही यूनिवर्सल टेक्निक को चूज कर पाया जिसे स्पिरिट नरिशिंग आर्ट कहा जाता है। सिंपली बताया जाए तो मेरे पास ज्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं है। तो एल्डर जिन अपने मून आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए शिमो से कहने लगे कि मेरे ख्याल से तुमने फिलहाल के लिए कॉम्बैट टेक्निक को साइड में हटा देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसके बजाय तुम टैलिस्मान आर्ट को चूज करो जो कि फॉर्मेशन आर्ट को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर तुम लगातार इन आर्ट्स को प्रैक्टिस करते गए तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी सुनते साथ ही शिमो भी खुश हो गया। वो कह रहा था सीनियर क्या वाकई में एक साथ 2 आर्ट्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो मास्टर जिन उसे बताने लगे कि ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो और तुम पर कोई बैकलैश नहीं होने वाला। जिसके बाद मास्टर जिन अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद हर एक स्क्रॉल को समन करने लगे, जिनमें से उन्होंने 2 टेक्निक्स को चूज किया जिन्हें वो जेड स्लिप में ट्रांसफॉर्म करके शिमो के हवाले कर देते हैं। और अब शिमो ने उस पवेलियन से वापस आते साथ ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसे मास्टर जिन की कई बातें याद आ रही थी। उन्होंने शिमो को बताया था कि स्पिरिट नरिशिंग आर्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर और स्टेबल होती। अगर तुम उसकी तीसरी लेवल पर पहुंच पाए तो तुम ऑटोमेटिकली ची बर्स्टिंग टेक्निक को हासिल कर लोगे। और फिर जब तुम इसकी 5वीं लेवल पर जाओगे तब तुम ची रिंग स्टांस को भी कॉम्प्रहेंड कर सकते हो। तो शिमो ने फटाफट से स्पिरिट नरिशिंग आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था कि इस टेक्निक को मास्टर करने में उसे कितना वक्त लगेगा। तो उस जेड स्लिप को पढ़ने के बाद उसे पता चला कि स्पिरिट नरिशिंग आर्ट में टोटल 5 लेयर्स हैं और इन्हें मास्टर करने के लिए शिमो को 30 सालों का वक्त लगेगा। अभी 30 साल पढ़कर ही शिमो काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कह रहा था कि मेरा तो कल का भी भरोसा नहीं और यहाँ पर 30 सालों की बात हो रही। लेकिन अब मायूस होने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए शिमो ने बिना नखरे दिखाए कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। वो अब एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। वो कहने लगा कि अगर मैं गलती से भी चीरिंग स्टांस लेवल पर पहुंच गया तो मेरी कल्टीवेशन काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, फिर तो मैं स्टार रैंकिंग को भी हासिल कर सकता हूँ। और अब हमें शिमो के माइंड स्पेस में एक कोर दिखाई गई जो कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रही थी, मगर अचानक से उसकी बॉडी में एंटर होने वाली पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जिससे शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि बस थोड़ी देर में उसकी सारी मेरिडियंस एक्सप्लोड हो जाएगी। इनफैक्ट एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा भयानक थे कि उसकी सोल भी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। दरअसल ये व्हाइट क्रिस्टल ग्रेन है जो सिर्फ स्टोन मंकी की ब्लड लाइन वालों के पास ही हो सकता। शिमो समझ गया था कि उस व्हाइट एप ने मून एसेंस को एब्सॉर्ब करके इस व्हाइट क्रिस्टल कोर को फॉर्म किया होगा। वैसे तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी लेकिन वो इसका रिजल्ट देखना चाहता है, इसलिए उसने कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं रोका। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस कोर में समाने लगी और फिर देखते ही देखते वहाँ पर इतनी सारी पावर जमा हो गई थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार धमाका हो गया। और इसी तरह से फाइनली शिमो ने स्पिरिट नरिशिंग आर्ट की पहली लेवल को अचीव कर लिया। वैसे तो पहली लेवल को अचीव करने के लिए उसे कई सारे महीनों का वक्त लगने वाला था, लेकिन उस व्हाइट क्रिस्टल की वजह से ये काम काफी ज्यादा आसान हो गया। यानी कि उसकी व्हाइट स्टोन मंकी वाली ब्लड लाइन स्पिरिट नरिशिंग आर्ट को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिमो बड़ी तेजी के साथ स्पिरिट नरिशिंग आर्ट के 5 लेवल को मास्टर कर लेगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शायद हेवन मुझ पर पूरी तरह से मेहरबान है, इसलिए तो मुझे एक पावरफुल डिवाइन टेक्निक मिल गई जो कि मेरी कल्टीवेशन को बड़ी ही तेजी के साथ इम्प्रूव करेगी। सो अब स्पेशल आर्ट की प्रैक्टिस करते साथ साथ ही शिमो ने दूसरी टेक्निक पर भी ध्यान देना शुरू किया। यहाँ पर वो
टैलिस्मान को बनाना सीख रहा था। वैसे देखा जाए तो टैलिस्मान को ड्रॉ करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम माना जाता है। एक टैलिस्मान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा टैलिस्मान तुम पर ही एक्सप्लोड हो जाएगा। सो यहाँ पर शिमू अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए टैलिस्मान को फॉर्म करने की कोशिश करने लगा। उसके न जाने कितने सारे टैलिस्मान फेल हो चुके थे, मगर शिमू तो हार मानने के लिए तैयार नहीं। उसने टैलिस्मान को फॉर्म करने के लिए स्पिरिट नरिशिंग आर्ट और उस मून कोर का इस्तेमाल किया और फाइनली कई सारे अटेम्प्ट फेल होने के बाद उसने अपना एक नया टैलिस्मान बना लिया। वेल ये है एक लो ग्रेड वाला फायरबॉल टैलिस्मान। शिमू ने तो उसे बनाते साथ ही उसकी पावर को चेक किया। उस फायरबॉल टैलिस्मान ने तो काफी आसानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान को क्रश कर दिया। हालांकि शिमू अपनी इस टैलिस्मान आर्ट की प्रोग्रेस को देखकर जरा भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि अगर लो ग्रेड वाले टैलिस्मान को बनाने के लिए मुझे इतनी ज्यादा मेहनत लगी तो पता नहीं मैं हाई ग्रेड वाला टैलिस्मान कब बना पाऊंगा। ये तो बड़ा ही थका देने वाला काम है। शायद इसीलिए कहा जाता कि टैलिस्मान बनाने के लिए सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती। खैर इस आर्ट को सीखने के बाद तो शिमू के पास एक और प्लस पॉइंट हो गया। जल्दी ब्लैक डीमन सेक्ट में इनर कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी डिसाइपल्स आपस में ही मुकाबला करेंगे। तो शिमू ने फैसला लिया कि वो इस कॉन्टेस्ट में फायरबॉल टैलिस्मान का यूज करके सबको चौंका देगा। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर शिमू अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। शाओमिंग इन लोगों के लिए चाय पोर करते हुए शिमू को बताने लगा कि जब तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे तभी बाइशी ने एक और टेक्निक को मास्टर कर लिया। उसे चेजिंग द विंड किक कहा जाता है और साथ ही इन्होंने कल्टीवेशन की एक और realm ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया। हो सकता है कि इस बार के टूर्नामेंट में हमारे सीनियर बाइशी एक चमकते हुए सितारे बनकर उभर जाए, मगर बाइशी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहने लगा कि इस बार के टूर्नामेंट में पावरफुल कल्टीवेटर्स हिस्सा लेंगे, उन सबको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शाओमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें लानफेंग से डर लग रहा है। जो सुनते साथ ही बाइशी ने पी हुई चाय हलक से बाहर आ गई। दरअसल ये बंदा लानफेंग को पसंद करता था और पिछली बार लानफेंग ने इसे हराकर इसकी और भी ज्यादा इज्जत खराब कर दी। वहीं पर शिमू भी बताने लगा कि लानफेंग के टैलेंट को बीट करना इम्पॉसिबल है। वो बंदी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मेरे ख्याल से उसने तो अब कल्टीवेशन में भी इम्प्रूवमेंट कर ली होगी। तो हो सकता है कि वो लड़की हमारे ब्रदर बाइशी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट साबित हो जाए। तो शाओमिंग उससे कहता है कि शिमू तुम काफी दिनों से सेक्लूजन में थे, तुम्हें पता नहीं होगा कि कॉन्टेस्ट के कुछ रूल बदल गए हैं। इस बार शायद टूर्नामेंट के विनर को दिया जाने वाला रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो गया। इस टूर्नामेंट में कुछ और रूल्स ऐड किए गए थे, जैसे कि पहले दिन बस नए डिसाइपल्स का ही मुकाबला होगा और फिर सेकंड एंड थर्ड डे पर ये नए डिसाइपल किसी और सीनियर डिसाइपल को भी चैलेंज कर सकते। वहीं दूसरी तरफ कुछ सीनियर डिसाइपल्स भी इसी टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें अपनी रैंकिंग दाव पर लगाकर टॉप 20 में पहुंचना ही होगा और फिर तो हम उन सभी नए डिसाइपल्स को हरा सकते हैं। जिस पर हुआन कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आसान होगा। और अब हमें ग्रीनस्टोन प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इनर कंपटीशन शुरू हो चुके थे, मगर डिसाइपल्स का पूरा ध्यान था शाओची पर। शाओमिंग तो अपना सिर पीटने लगा कि मुसीबत की टोकरी यहाँ पर क्यों आई। वहीं पर शिमू भी इस छोकरी को यहाँ देखते साथ ही वहाँ से भागने लगा, मगर तभी जिन शाओची उसे अपनी तरफ बुलाने लगी। इधर शाओमिंग कह रहा था कि जरूर से हमारे भाई शिमू ने इसे ऑफेंड किया होगा, इसलिए तो ये बंदी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है। इधर जिन शाओची शिमू से कहने लगी कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, टियानियन टेम्पल की फेरी शिव का पीछा छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें इस सेक्ट में आराम से रहने दूंगी, और जो तुम मेरी बात ना मानो तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो शिमू उससे पूछने लगा कि एल्डर जिन आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों करना चाहती हो। तो जियो से जवाब देते हुए बताने लगी कि मेरी सिस्टर शिव आसमान की एक परी है और तुम जमीन पर रहने वाले मामूली से मेंढक, इसलिए तुम इतने बड़े ख्वाब मत देखो। जिस पर शिमू गुस्से में जवाब देता है कि अगर वो कोई इमॉर्टल फेरी है तो मैं भी एक इमॉर्टल बनूंगा और फिर एक दिन हम दोनों मिलकर ड्यूअल कल्टीवेशन करेंगे। ड्यूअल कल्टीवेशन का नाम सुनते साथ ही जिन काफी ज्यादा शॉक हो गई। दरअसल ड्यूअल कल्टीवेशन को मुकम्मल करने के लिए उन दोनों को फिजिकल होना पड़ेगा और शायद इसी बात को लेकर जिन को सदमा लग गया था। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.